हेलो एवरीवन। सो एफएमसीजी स्पेस में एक मिनी स्पेस इसको बोल सकते हैं, कॉफी सेक्टर। सो इसमें दो कंपनीज को आज हम कवर करेंगे, सीसीएल प्रोडक्ट्स एंड विंटेज कॉफी। एक स्मॉल कैप प्लेयर है अगर हम सीसीएल प्रोडक्ट्स की बात करें, और विंटेज कॉफी माइक्रो कैप प्लेयर है। सो इन दोनों कंपनीज का बिजनेस मॉडल, Q4 का रिजल्ट, कॉन कॉल एक्चुअली विंटेज कॉफी का होता नहीं है तो उस पर शॉर्ट डिस्कशन रहेगा। सीसीएल प्रोडक्ट्स का जो कॉन कॉल है उसमें मैनेजमेंट ने कैसा कमेंट्री दिया है, FY26 के लिए कैसा गाइडेंस है, क्या इनसाइट्स उन्होंने शेयर करे हैं कॉफी इंडस्ट्री के लिए, एंड ओवरऑल कैसा आउटलुक, कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं दोनों कंपनीज में, ये सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। सो सीसीएल प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। इनका बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो 1989 के अराउंड ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी है। तो अभी जो इस कंपनी को रन कर रहे हैं मिस्टर श्रीशांत, इनके फादर ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। देन 2014 में इन्होंने लीडरशिप रोल के अंदर इस कंपनी को रन करना स्टार्ट किया। सो लास्ट 10-11 ईयर से यही इस कंपनी का पूरा मैनेजिंग ऑपरेशन वगैरह देख रहे हैं। सीसीएल प्रोडक्ट्स करता क्या है? सो ये कॉफी प्रोसेसिंग के बिजनेस में है। अब कॉफी इंडस्ट्री का पूरा वैल्यू चेन अगर आप देखोगे तो एक होता है आपका प्रोडक्शन, फिर एक होता है आपका प्रोसेसिंग, उसके बाद आता है आपका पैकेजिंग, और फिर आता है आपका रिटेलिंग। ये जो कंपनी है सीसीएल प्रोडक्ट्स, ये आपका प्रोसेसिंग का काम करती है। मतलब कि ये प्लांटेशन वाला बिजनेस नहीं है इनका। ऑफ कोर्स वो आपका एसेट हैवी बिजनेस हो जाता है। इनका प्रोसेसिंग का बिजनेस है, यानी कॉफी बीन्स जो होता है, कॉफी का जो रॉ मटेरियल है, वो ये प्रोक्योर करते हैं फार्मर से, जो आपके डीलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनसे ये उसको प्रोक्योर करते हैं। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में, आंध्र प्रदेश के अंदर, वियतनाम में और स्विट्जरलैंड में भी एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी की। तो वहां पे ये उसका प्रोसेसिंग करते हैं, और फिर डिपेंडिंग अपॉन कि किस क्लाइंट से किस टाइप ऑफ कॉफी का ऑर्डर आ रहा है, रिक्वायरमेंट आ रहा है, उसको ये सप्लाई करते हैं। तो पूरा B2B बिजनेस है इनका। 90 से ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, और लगभग 90% रेवेन्यू भी इनका एक्सपोर्ट से ही आता है। एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी के पास में, कि ये अपने क्लाइंट्स को कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, कि उनके उनके नीड के अकॉर्डिंग, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग किस तरीके की कॉफी चाहिए, उस तरीके का ये उनको कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। प्लस R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कंपनी उनके लिए करती है। सो ये कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं इनके पास में। और ये जो इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो इसमें स्विचिंग कॉस्ट काफी ज्यादा है। मतलब इनके जितने भी बड़े क्लाइंट्स हैं एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर, इतने इजीली स्विच नहीं कर सकते वो सीसीएल से किसी दूसरे प्लेयर के पास में, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि आप टेस्ट के साथ में आपका आपका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और आई मीन आपने बिना ये चेक किए कि जिस वेंडर के साथ में आप डील कर रहे हो, क्या वो आपको सेम क्वालिटी का टेस्ट प्रोवाइड कर सकता है, वो भी इतने बड़े स्केल के ऊपर। सो वहां पे सबसे बड़ा रिस्क आ जाता है कि आप कस्टमर लूज कर सकते हो। तो वो एक सबसे बड़ा रिस्क लेता है, इसीलिए स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है इस तरीके के बिजनेस में। आप अगर देखोगे तो सीसीएल प्रोडक्ट्स का जो इनके क्लाइंट बेस है, काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इनके क्लाइंट्स के साथ में। प्लस इंडिया में एक तो ये सबसे बड़ा प्लेयर है अगर हम कॉफी प्रोसेसिंग की बात करें। 77,000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है कंपनी के पास में, और लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर भी है। लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर में आई मीन जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनकी मैनेजमेंट बताती है कि जब 1989 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो कुछ वेंडर्स के साथ में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उस टाइम से। लास्ट 30-40 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट। सो उस टाइम से काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। वो वेंडर्स इनको ये इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं जो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग फैसिलिटी में कंपनी यूज करती है। प्लस इन्होंने खुद भी इन हाउस एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया है, जहां पे आई मीन बिकॉज ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कॉफी बनाती है। सिर्फ ऐसी कॉफी नहीं बनाती जो मासेस में यूज होती है। प्रीमियम कॉफी हो गया, लिक्विड कॉफी हो गया, कॉफी कॉन्सेंट्रेट हो गया। सो बहुत डिफरेंट टाइप्स की कॉफी कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है। तो उसके लिए जितने भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी वो खुद इन हाउस डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। तो इसलिए इनका कहना है कि हम काफी लो कॉस्ट पे उसको अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर पाते हैं। तो ये एक तरीके का आप इनको मोड या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोल सकते हो सीसीएल प्रोडक्ट का। नाउ अगर हम इनका कैपेसिटी की बात करें तो 77,000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है, और पूरा कॉफी इंडस्ट्री का अगर आप कैपेसिटी देखोगे तो एस्टिमेटेड है अराउंड 9 लाख मैट्रिक टन के आसपास है। इस कंपनी का लास्ट 10 इयर्स का अगर आप डेटा देखोगे तो बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है ये। मतलब एक तो आरओई के नंबर इनके काफी काफी कंसिस्टेंट है। 17-18% का एवरेज आरओई का नंबर है कंपनी का 3 ईयर के बेसिस पे, 5 ईयर के बेसिस पे, 10 ईयर के बेसिस पे। प्लस उसके साथ में इनकी कैपेसिटी जो है वो लास्ट 10 इयर्स के अंदर 4 टाइम इंक्रीज हुई है। 2015 में अराउंड 18,000 मैट्रिक टन का कैपेसिटी था कंपनी के पास में। आज अगर हम देखें तो 77,000 टन का मैट्रिक टन का कैपेसिटी है। तो 4 टाइम से भी ज्यादा का ग्रोथ आया है कंपनी के कैपेसिटी के अंदर। और ये सारा का सारा जो है वो आरओई को मेंटेन करके रखा है, यानी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करी है कंपनी ने।
17, 18, 19% का कंसिस्टेंट रिटर्न इन्होंने जनरेट किया, रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने जनरेट करके दिया है। सो ये पूरा बिजनेस मॉडल है सीसीएल प्रोडक्ट्स का। अब अगर हम Q4 के रिजल्ट देखें कि नंबर्स इन्होंने कैसे रिपोर्ट करे हैं, सो टॉप लाइन का ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक है, 15% के आसपास ग्रोथ आया है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। ग्रॉस मार्जिन की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, लास्ट ईयर 43% था, इस बार 44, इस क्वार्टर में 44% का ग्रॉस मार्जिन आया है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंप्रूवमेंट है कंपनी के इबिट्टा मार्जिन के अंदर। पिछले साल Q4 में 16% के इबिट्टा मार्जिन थे इस कंपनी के, इस बार इन्होंने 20% का इबिट्टा मार्जिन रिपोर्ट किया है। और इसलिए आप देखोगे कि पैट ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग आया है कंपनी का, अराउंड 63% के आसपास का पैट ग्रोथ है कंपनी का YOY लेवल पे। तो टॉप लाइन में तो ग्रोथ 15% है, लेकिन मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है कंपनी को, तो जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 63% आया है YOY लेवल पे। सो नंबर्स अच्छे हैं। देन कैश फ्लो काफी स्ट्रांग है कंपनी का, मतलब लास्ट ईयर इस कंपनी का जो कैश फ्लो था वो 55 करोड़ था, इस बार इन्होंने 290 करोड़ का कैश फ्लो रिपोर्ट करा है। और इनफैक्ट अगर आप पूरे साल का पैट देखोगे इस कंपनी का तो 310 करोड़ का पैट है, और उसमें 290 करोड़ का इन्होंने कैश फ्लो जनरेट किया, यानी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो पैट है वो आपका कैश फ्लो में कन्वर्ट हुआ है एक तरीके से। बैलेंस शीट अगर हम देखें तो उसमें भी एज सच इतना कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन हाँ डेट कंपनी का बहुत इंक्रीज हुआ है लास्ट 2-3 ईयर्स का अगर हम ट्रेंड देखें तो लास्ट 3 साल में कंपनी का जो डेट का लेवल है वो 3 टाइम इंक्रीज हुआ है, और लास्ट 2 ईयर्स में अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो 2x इंक्रीज है कंपनी के बोरोइंग्स, कंपनी के डेट के अंदर। इसमें भी जो बड़ा पार्ट है डेट का वो इनका वर्किंग कैपिटल का है, वर्किंग कैपिटल कंपनी का मोर देन 2x हो गया लास्ट 2 ईयर्स के अंदर। ये क्यों है? बिकॉज कॉफी के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। अगर आप लास्ट 2-3 ईयर्स में देखोगे तो ये कंपनी प्रोक्योर कहां से करती है मेनली कॉफी, एक तो वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और आपका ब्राजील हो गया। सो जो सप्लाई साइड है कॉफी का उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहा है लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर, जिसकी वजह से कॉफी के प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, 1000 से आई थिंक $4,000-5,000 हो गया। तो उसी की वजह से कंपनी का डेट लेवल इंक्रीज हुआ है। हालांकि डेट टू इक्विटी अभी भी अगर आप देखोगे तो बिलो 1 है, तो ऐसा बहुत सीरियस कंसर्न नहीं है कोई, लेकिन हाँ ओवरऑल अगर हम ग्रॉस लेवल पे देखें तो बोरोइंग लेवल कंपनी के 2-3 गुना हो गए लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर। तो ये पूरा नंबर्स वाला पार्ट था। अब देखते हैं कि कंपनी ने कॉन कॉल के अंदर किस तरीके की कमेंट्री दी है, कैसा गाइडेंस दिया है FY26 के लिए। सबसे पहले कंपनी का जो डोमेस्टिक बिजनेस है, एक और चीज हमने यहाँ पे स्किप कर दिया, इनका एक्सपोर्ट बिजनेस तो है B2B और प्राइवेट लेवल का, इसके साथ में डोमेस्टिक में भी कंपनी B2B और प्राइवेट लेवल के अंदर है। प्लस 3-4 साल पहले इन्होंने B2C में एक अपना ब्रांड लॉन्च किया था कॉन्टिनेंटल कॉफी करके। इंडिया में वी नो कि जो कॉफी का जो बड़ा मार्केट है वो आपका साउथ के अंदर है, सदर्न इंडिया के अंदर है, 65 से 70% जो कंजम्पशन होता है कॉफी का वो साउथ के अंदर होता है। तो अभी जो इनिशियली ये एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने कॉन्टिनेंटल कॉफी ब्रांड के साथ में, वो साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा कर रहे हैं, और इसमें ग्रोथ भी अच्छा आया है लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर। इसीलिए आप देखोगे कि इनका जो रेवेन्यू मिक्स है, पहले तो मोर देन 90% इनका एक्सपोर्ट ही होता था, लेकिन आज के टाइम पे डोमेस्टिक बिजनेस की अगर हम बात करें तो 14% रेवेन्यू कंपनी का डोमेस्टिक बिजनेस से आ रहा है, बिकॉज इनका B2C ब्रांड काफी हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है रिटेल मार्केट के अंदर। बिकॉज मैनेजमेंट का रैशनल ये था इसके पीछे कि B2B में हमारा जो एक्सपोर्ट में मार्केट शेयर है वो 7-8% के आसपास हो चुका है, तो पेनिट्रेशन हमने लास्ट 25-30 ईयर्स में काफी ज्यादा कर लिया है। प्लस यूएस हो गया, आपके यूरोप हो गया, ये डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वो मेच्योर इकोनॉमीज हैं, कॉफी का कंजम्पशन ऑलरेडी बहुत हाई है वहां पे। तो सिर्फ इस बिजनेस के बेसिस पे हम सस्टेनेबली बहुत लंबे टाइम तक ग्रो नहीं कर सकते, तो एक नया ग्रोथ एवेन्यू इन्होंने फाइंड आउट किया है अपना डोमेस्टिक मार्केट के अंदर B2C के अंदर। बिकॉज कॉफी तो आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो, तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है आपको लास्ट 30-40 ईयर्स का, और आप दूसरे बड़े बड़े ब्रांड्स को ऑलरेडी केटर कर रहे हो, तो वही कंपनी ने एक तरीके से लेवरेज किया उस एक्सपीरियंस को डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, और इनिशियल रिस्पॉन्स काफी अच्छा आ रहा है कंपनी को। नाउ अब पॉइंट आता है आपका कि फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर कहां से आएगा कंपनी का, क्या डोमेस्टिक बिजनेस होगा या एक्सपोर्ट बिजनेस होगा। मैनेजमेंट का कहना है कि हम किसी एक पर्टिकुलर वर्टिकल के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा जो फोकस है वो मिक्स है, मतलब डोमेस्टिक से भी हम ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं, B2B प्राइवेट लेवल और जो B2C ब्रांड है, प्लस एक्सपोर्ट में भी B2B और प्राइवेट लेवल दोनों पे फोकस है। अब B2B प्राइवेट लेवल क्या होता है, वैसे तो आई मीन ब्रॉडर टर्म्स में अगर हम समझे तो B2B ही बिजनेस हो गया एक तरीके से सेगमेंट तो, लेकिन B2B में अगर ये कंपनी कॉफी को सिर्फ मतलब प्रोड्यूस करके अपने क्लाइंट को सप्लाई कर रही है, तो उसमें कई बार जैसे आप किसी होटल कंपनी को दे रहे हो, किसी रेस्टोरेंट को दे रहे हो, किसी कैफे को दे रहे हो, तो वहां पे वो अपना ब्रांड वहां पे उस पर लगा के, अपना पैकेजिंग लगा के उसको सेल नहीं कर रहा है कस्टमर को, वो जस्ट उसको कॉफी को एक तरीके से बना करके
कंज्यूमर को एक तरीके से सर्व कर रहा है, तो वहां पे वो ब्रांडिंग नहीं हो रही है उस पर्टिकुलर क्लाइंट की, तो वो आपका B2B कैटेगरी में आएगा। लेकिन मतलब कई बार जैसे आप वॉलमार्ट को सप्लाई कर रहे हो या स्टारबक आपका क्लाइंट है, तो वो अपना लेबल लगा के वहां पे अपने क्लाइंट को सेल कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, तो वो आपका प्राइवेट लेबल हो गया। तो ये डिफरेंस है बेसिकली B2B और प्राइवेट लेबल में। और तो कंपनी कह रही है कि एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों पे हमारा इक्वल फोकस है। अब मार्केट वाइज अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स क्योंकि वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, कॉफी का कंजम्पशन ऑलरेडी वहां पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है यूएस यूरोप के अंदर, तो वहां पे इतना ग्रोथ का स्कोप नहीं है। पेनिट्रेशन जो है वो आपका इमर्जिंग इकोनॉमीज में ज्यादा है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया। यहाँ पे कॉफी का कंजम्पशन जो है वो अभी बहुत स्कोप है इसमें ग्रोथ होने में। इंडिया में ही अगर हम देखें तो टी ड्रिंकिंग नेशन बोला जाता है इसको, और धीरे धीरे ये जो नेशन है वो शिफ्ट हो रहा है आपका कॉफी ड्रिंकिंग की तरफ। जो स्पेशली आप यूथ को देखोगे तो जो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो कॉफी की तरफ होती है। सो यहाँ पे ग्रोथ का रनवे काफी स्ट्रांग देख रही है कंपनी इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड इकोनॉमीज। देन ग्रोथ कैगर किस तरीके से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि जो हमारा B2C वाला ब्रांड है वो 40% के कैगर पे ग्रो करेगा। तो इस साल 440 करोड़ का रेवेन्यू आया है इनका डोमेस्टिक बिजनेस से। टोटल 3100 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है, जिसमें से 440 करोड़ डोमेस्टिक बिजनेस से आया है, और इस 440 में से अराउंड 300 करोड़ इनका B2C ब्रांड से आया है। तो उसका रेवेन्यू शेयर काफी ज्यादा है, और उसमें कंपनी 40% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। ओवरऑल इन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो रेवेन्यू टर्म्स में नहीं दिया है, इबिट्टा टर्म्स में दिया है। कंपनी कह रही है इबिट्टा लेवल पे हम 15 से 20% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट कुछ ईयर्स के अंदर। अब इसमें दोनों मार्केट आएंगे, मतलब जो आपका मेच्योर मार्केट है, डेवलप्ड इकोनॉमीज है वो भी, और जो आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनको भी इंक्लूड करके। बिकॉज कंपनी का कहना है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है मे बी वहां पे हमारा मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं हो, लेकिन मार्केट शेयर गेन का स्कोप वहां पे अभी भी ज्यादा है। बिकॉज काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो अभी भी हमसे अपने टोटल परचेज का काफी कम शेयर लेते हैं। तो हमारा वहां पे टारगेट ये रहेगा कि वॉलेट शेयर गेन करें, दूसरे प्लेयर्स का मार्केट शेयर गेन करें, और इंडिया हो गया, चाइना हो गया, मिडिल ईस्ट वगैरह हो गया, यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मार्केट ही ग्रो करेगा, पेनिट्रेशन बढ़ेगा कॉफी का, तो वहां से हमारा ग्रोथ आएगा। कंसोल लेवल पे 15 से 20% का इबिट्टा ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है। देन कॉफी के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हुए हैं, तो उसको लेकर के कैसा कंसर्न है, किस तरीके की चीजें चल रही है। मैनेजमेंट कह रहा है कि वो प्राइसेस को लेकर के टेंशन अभी भी बना हुआ है। हालांकि इनके बिजनेस में जो है कॉफी के प्राइसेस बढ़ने से डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं पड़ता है बिजनेस पे। मैनेजमेंट का कहना है कि कॉफी के प्राइसेस बढ़े या घटे उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को अवॉइड करते हैं और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ फोकस करते हैं ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर पहले क्लाइंट जो है वो 2 इयर्स 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हमारे साथ, तो जब प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है तो क्लाइंट मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर को कम करके 6 मंथ्स का कर देता है या 1 ईयर का कर देता है। इसमें सीसीएल को क्या प्रॉब्लम होता है कि इनके एफिशिएंसी में एक तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है, कंपनी को मार्जिन मेंटेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बिकॉज आपको जो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना है वो इमीडिएट बेसिस पे करना है, एंड आप एडवांस में प्लानिंग नहीं कर सकते। आपके पास अगर 2-3 साल का ऑर्डर पड़ा हुआ है तो आप अच्छे से प्लान कर सकते हो कि किस तरीके से क्रॉप रहेगा, किस तरीके से सीजन रहेगा, कहाँ से आपको प्रोक्योर करना है, ब्राजील से करना है, वियतनाम से करना है। सो आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ में उसको कर सकते हो, वहां पे एफिशिएंसी आपकी ज्यादा अच्छी निकल के आती है। लेकिन इतना शॉर्ट टर्म पे होगा और वो भी सडन ऑर्डर्स आएंगे अगर क्लाइंट से, और क्योंकि आपका B2B मॉडल है, इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उन क्लाइंट्स के साथ में, तो आपको तो ऑर्डर को फुलफिल करना ही है एट एनी कॉस्ट। तो वहां पे थोड़ा सा मार्जिन में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। वही चीज कंपनी कह रही है कि प्राइसेस में भी हायर लेवल पे ही रहे, लेकिन हमारे लिए जरूरी ये है कि वो स्टेबल रहे। अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा तब हमारे बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा आता है, जो कि अभी सिनेरियो चल रहा है। हालांकि इनका कहना है कि लास्ट 2-3 मंथ से अगर आप देखोगे तो प्राइसेस थोड़े से स्टेबल हैं। और अभी जून में, ये लास्ट मंथ इनका कॉल हुआ था, तो कंपनी का कहना है कि जून में अभी ब्राजील में क्रॉप का सीजन होगा कॉफी का। तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि वो सीजन कैसा जाता है। अगर सीजन अच्छा जाता है तो प्राइसेस में थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिल सकता है। एंड अभी इनका रिसेंटली एक इंटरव्यू भी आया था मैनेजमेंट का, यहाँ पे इन्होंने बताया कि ब्राजील में सीजन अच्छा जा रहा है, सो थोड़ा सा प्राइस रिडक्शन हमको देखने को मिल रहा है कॉफी के अंदर। देन नेक्स्ट जो सीजन होगा वो आपका वियतनाम में होगा अराउंड नवंबर दिसंबर के अराउंड, तो वो सीजन भी अगर अच्छा गया तो प्राइस और फॉल हो सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल प्राइस इंक्रीज जो इतना देखा है हमने लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर, उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है अगर ये ट्रेंड ऐसा कंटिन्यू रहता है तो।
देन इनका वर्किंग कैपिटल लोन या टोटल अगर हम ओवरऑल बोरोइंग लेवल देखें तो ऑफकोर्स काफी इंक्रीज हुआ है। 2015 से 2020 के पीरियड में अगर आप देखोगे तो कंपनी का टोटल जो वर्किंग कैपिटल था ऑफ रेवेन्यू वो अराउंड 15 से 20% था। अभी अगर आप देखोगे तो 45% चला गया, तो बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैनेजमेंट ने बताया ऑफकोर्स कॉफी के प्राइसेस हैं जो $1,000 से $5,000 पे चले गए हैं। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि 15-20 के पीरियड में कॉफी का एवरेज प्राइस जो था वो $1,000 था, अभी 5x हो गया, $5,000 हो गया है। लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो 5x इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारा इंटरनल एक्रूवल काफी स्ट्रांग रहा है इस ड्यूरेशन में, मतलब वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो हमने खुद मैनेज किया है। लेकिन ऑफकोर्स जब इतने ज्यादा एलिवेटेड हो जाएंगे प्राइसेस तो आपको डेट लेना पड़ेगा, बोरोइंग्स वगैरह आपका इंक्रीज हो जाएगा। मैनेजमेंट कह रही है कि जिस तरीके का अभी सिनेरियो लग रहा है सो आगे चल के ऑफकोर्स वर्किंग कैपिटल कम होना चाहिए अगर कॉफी के प्राइसेस यहाँ से रिड्यूस होते हैं तो। और जैसा इन्होंने बताया कि नवंबर दिसंबर का सीजन भी अगर अच्छा रहता है तो इनका डिमांड मतलब इनका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट और कम हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट ईयर होगा FY27 वहां पे हम इनके बैलेंस शीट में डीलिवरेजिंग देख सकते हैं, मतलब कि डेट का जो लेवल है वो कम होना शुरू होगा। तो आप देखोगे P&L के अंदर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा, यानी बॉटम लाइन में और अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। देन कंपनी का कहना है कि हमारा जो डेट मतलब बोरोइंग जो इंक्रीज हुआ है ऑफकोर्स बड़ा पार्ट उसमें वर्किंग कैपिटल का है, लेकिन उसके साथ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कंपनी की इंक्रीज हुई है। सो ये कंपनी क्या करती है कि हर 6 to 7 ईयर्स के पीरियड में कैपेसिटी एक्सपेंशन करती है। जैसे हमने देखा कि 10 ईयर्स में 4 टाइम इंक्रीज किया अपनी कैपेसिटी को, तो ऑन एन एवरेज हर 6-7 ईयर्स के अंदर कंपनी कैपेसिटी इंक्रीज करती है। अभी लास्ट ईयर इनकी एक नई कैपेसिटी आई है, उससे पहले आई थिंक 55,000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी थी। अब ये जो नया कैपेसिटी इन्होंने लगाया है तो टोटल कैपेसिटी 77,000 हो गया है। सो कंपनी कह रही है इसकी वजह से भी हमारा 2-3 ईयर्स के लिए डेट लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो अब दोनों चीजें इनके फेवर में जा सकती है, मतलब एक तो कॉफी के प्राइसेस अगर कम होने स्टार्ट होते हैं तो वर्किंग कैपिटल का लोन घट जाएगा, और दूसरा क्योंकि वो कैपेसिटी इनकी यूटिलाइज होनी स्टार्ट हो गई है, अभी आई थिंक 10-15% का यूटिलाइजेशन आया है बहुत रिसेंटली, अभी वो कमर्शियलाइज हुई है इनके लिए। सो आगे चल के जैसे जैसे उसका यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ेगा तो डेट का लेवल और कम हो सकता है कंपनी के लिए FY27 के अंदर। देन इनका इनोवेशन कैसा रहा है, मतलब किस तरीके की वैरायटी लेकर के आए हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। सो मैनेजमेंट का कहना है 2015 से 2020 के पीरियड में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ब्लेंड होता था वो 500 से 600 के बीच में था। आज अगर आप देखोगे तो ये नंबर ऑलमोस्ट 1000 हो गया है। तो नंबर ऑफ ब्लेंड्स का मतलब क्या हुआ कि कितनी वेराइटीज आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को कॉफी के अंदर, मतलब जो हमने एक तरीके से स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कितने कितने कैटेगरीज की आप कॉफी बना सकते हो। सो वो नंबर ऑफ ब्लेंड्स कंपनी का 500-600 से इंक्रीज होकर के 1000 हो गया। तो इससे हमको समझ में आता है कि जो कैपेसिटी इन्होंने इंक्रीज किया है उसका उसका मतलब कितना ज्यादा एनहांसमेंट आया इनके प्रोडक्ट वैल्यू के अंदर। देन टैरिफ वाला अगर हम केस देखें तो उस पर मैनेजमेंट का सेम व्यू है। जैसे काफी सारे बिजनेसेस ने बोला कि अभी अनसर्टेनिटी है, कोई एग्जैक्ट क्लैरिटी आया नहीं है ट्रम्प की तरफ से, यूएस की तरफ से। इनका हालांकि इंडिया वियतनाम दोनों जगह पे जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दोनों पे मतलब टैरिफ का रिस्क वहां पे बना हुआ है। हालांकि वियतनाम ने यूएस के काफी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो जीरो कर दिया, तो एक तरीके से उन्होंने मतलब इंटेंशन दिखाया है कि यूएस भी कल को चल के जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा वियतनाम के ऊपर। इंडिया की अगर हम बात करें तो अभी डिस्कशन वगैरह चल रहे हैं जरूर कि यूएस इंडिया का ट्रेड डील हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि अनसर्टेनिटी जरूर है लेकिन हम इसमें बहुत बड़ा कोई डिसएडवांटेज या रिस्क नहीं देखते हैं अपने लिए, बिकॉज पास्ट में भी इस तरीके के ट्रेंड हुए हैं। तो क्योंकि इनकी दोनों जगह पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो ये कंपनी क्या करती है कि अगर इंडिया में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो वियतनाम में अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर देती है, और वियतनाम में अगर कुछ प्रॉब्लम चलता है तो सेम इंडिया में इनका प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो मतलब ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में करना स्टार्ट कर देती है। सो इस तरीके से ये मैनेज करते हैं। देन बिजनेस ग्रोथ का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। सो 3 स्ट्रैटेजी बेसिकली ये फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला तो प्राइवेट लेबल का जो नंबर है उसको इंक्रीज करना है, वही जो हमने डिस्कस किया कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट से और ज्यादा वॉलेट शेयर गेन करना है। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आज इनसे 100 केजी का ऑर्डर ले रहा है, उसका 100 केजी को 200 केजी तक लेकर के जाना है, तो पहला ग्रोथ यहां से आएगा। दूसरा ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है न्यू मार्केट्स के अंदर, यानी जैसे इंडिया में और पेनिट्रेट करेंगे, चाइना के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, ताइवान के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, अफ्रीकन मार्केट्स के अंदर पेनिट्रेट करेंगे। सो न्यू ज्योग्राफीज को आप एक्सप्लोर करोगे, वहां से ग्रोथ आएगा। तीसरा इनका जो ग्रोथ का टारगेट है वो B2C सेगमेंट के अंदर है, जो इंडिया में इनका कॉन्टिनेंटल करके जो कॉफी का ब्रांड है उसको और कंपनी ग्रो करने को देख रही है। सो ये 3 बिजनेस ग्रोथ का स्ट्रेटेजी है कंपनी का।
बाकी ओवरऑल गाइडेंस वगैरह की हम बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस इनका 10 से 20% का है। सो इतना वाइडर रेंज क्यों दिया है कंपनी ने, बिकॉज कॉफी के प्राइसेस काफी वॉलेटाइल है। सो इस साल अगर आप इनका वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो आई थिंक 10-15% के बीच में था, लेकिन वैल्यू ग्रोथ ज्यादा आया बिकॉज कंपनी ने हाई मार्जिन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया है। इसीलिए आई थिंक इनका इबिट्टा पर केजी भी अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। हालांकि मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि ये जो इबिट्टा पर केजी है ये सस्टेनेबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर साल आपको इतना इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इबिट्टा पर केजी में, क्योंकि मेन फोकस है हमारा 15 से 20% का इबिट्टा ग्रोथ जनरेट करने का। अब कई बार वो वॉल्यूम ग्रोथ से आएगा, कई बार वो वैल्यू ग्रोथ से आएगा, बिकॉज वो मार्केट डायनामिक पे डिपेंड करता है। अगर प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कॉफी के तो हम वैसे ऑर्डर्स लेना ज्यादा पसंद करते हैं जिनमें वैल्यू ज्यादा हो, जिनमें मार्जिन ज्यादा हो, और वाइस वर्सा, उस तरीके से कंपनी का स्ट्रेटेजी रहता है। देन लास्ट पॉइंट एक और अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया में भी इन्होंने प्राइस इंक्रीज किया है। जो इनका B2C का ब्रांड है उसमें प्राइस इंक्रीज किया है कंपनी ने, लार्जर पैक में ज्यादा किया है। जो स्मॉलर पैक्स है उसमें ऑफकोर्स जो जनरली हम FMCG कंपनीज में देखते हैं कि ग्रामेज कम किया जाता है, वो वाला स्ट्रेटेजी इन्होंने फॉलो किया है। सो ये पूरा ओवरऑल मेन कॉन कॉल है CCL का। नेक्स्ट ईयर के लिए ग्रोथ का गाइडेंस इबिट्टा में 15 से 20% का है। डिमांड को लेकर के थोड़ा सा इन्होंने B2C ब्रांड को लेकर के इन्होंने थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाया है कि जब हमने प्राइस इंक्रीज किया है तो थोड़ी सी डिमांड वीक हुई है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में डिमांड को लेकर के कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ कोर्स पेनिट्रेशन लेवल काफी लो है अभी भी अगर हम कॉफी की बात करें इंडिया के अंदर। सो ये ओवरऑल कॉन कॉल है। डील वाइज अगर आप देखोगे तो आई मीन पी ऑफ कॉस्ट कंपनी का 33-34 के आसपास लगता है, और क्योंकि 15-20% का इबिट्टा ग्रोथ का गाइडेंस है तो फॉरवर्ड पी अराउंड 28-29 के आसपास आता है। लेकिन आई मीन अगर आप इनका पीई का डेटा देखोगे पास्ट का 3 ईयर के बेसिस पे, 5 ईयर के बेसिस पे, या इवन 10 ईयर के बेसिस पे, सो मैक्सिमम जो इनका पीई है वो 35-40 के रेंज में ही ट्रेड करता है। तो यहां से पीई रेटिंग का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं दिखता, बिकॉज बिजनेस का ग्रोथ भी 10-20-15% के आसपास ही रहेगा। उसके ऊपर से ऑपरेटिंग लेवरेज जरूर आपको मिलेगा, तो मैक्सिमम आप 20-25% पे ग्रो कर सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा पी री रेटिंग का स्कोप दिखता नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले इनका स्टॉक जो है वो अराउंड 23-24 के पीई पे था, सो वहां से स्कोप ज्यादा अच्छा था पीई री रेटिंग का। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 50% का चांस था पीई री रेटिंग का, लेकिन यहाँ करंट लेवल से बहुत ज्यादा स्कोप दिखता नहीं है पीई री रेटिंग का। हाँ, बिजनेस वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंसिस्टेंसी, मतलब लास्ट 5-7-10 ईयर से ROE को इन्होंने 15-18% पे मेंटेन रखा है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छी रही है, ऐसा नहीं है कि सेल्स ग्रोथ बहुत एवरेज है, मोर देन 20% का सेल्स ग्रोथ है। मार्जिन स्टेबल रहे हैं, बीच में डेट जरूर इंक्रीज हुआ है लेकिन स्टिल ओवरऑल डेट टू इक्विटी अभी भी कम है कंपनी का, और कैश फ्लो भी काफी अच्छे है कंपनी के। सो कंसिस्टेंसी अच्छी है, सस्टेनेबिलिटी काफी अच्छी है बिजनेस की, लेकिन आई मीन अपॉर्चुनिटी वाइज अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा पी रेटिंग का स्कोप दिखता नहीं है स्टॉक के अंदर। सो ये ओवरऑल डिस्कशन था CCL प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब बात करते हैं विंटेज कॉफी का। सो विंटेज कॉफी का भी बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो ऐसा ही है। वो कंपनी भी कॉफी प्रोसेसिंग का काम करती है, इन्होंने PPT भी रिलीज किया हुआ है। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी इंस्टेंट कॉफी बनाती है और इंस्टेंट चिकोरी बनाती है। पैकेजिंग रेंज में ये सारे पैकेजिंग है, पाउचेस में, टिन्स में, सैशे हो गया आपका, और कॉरिगेटेड बॉक्सेस में कंपनी अपने क्लाइंट्स को सप्लाई वगैरह करती है। इनका 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और पूरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है इस कंपनी का भी। एक में कंपनी जो इंस्टेंट कॉफी है उसको प्रोड्यूस करती है, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी का चिकोरी को लेकर के। देन कॉफी मार्केट अगर आप देखोगे तो 7-8% से ग्रो हो रहा है, और एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक 139 बिलियन का टोटल मार्केट हो जाएगा कॉफी का। वर्ल्ड में अगर आप कमोडिटी में बात करोगे तो ऑयल के बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्ट है वो कॉफी है, जो सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है। इनफैक्ट अगर हम बेवरेजेस की बात करें तो उसमें भी कॉफी आता है, जो सेकंड सबसे ज्यादा बेवरेजेस है जो कंज्यूम किया जाता है। फर्स्ट पे ऑफ कोर्स आपका वाटर आता है। ये सारा कॉफी का प्रोडक्शन का प्रोसेस है कि क्या क्या इसका प्रोसेस रहता है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। सेम इन्होंने चिकोरी का भी शेयर किया है कि क्या प्रोडक्शन उसका प्रोसेस रहता है। मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, इनके मैनेजमेंट ने टाटा कॉफी में काम किया है, प्लस और काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है। टाटा कॉफी में इन्होंने सेल्स को लीड किया है $3 मिलियन से लेकर के $50 मिलियन तक, तो एक अच्छा ग्रोथ का एक्सपीरियंस है इनकी मैनेजमेंट के पास में। देन ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वगैरह है। अभी सबसे बड़ा अपडेट क्या हुआ है विंटेज कॉफी के साथ में, इनका अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखोगे लास्ट के क्वार्टर्स में, तो कंसिस्टेंटली जो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 80% 90% के अराउंड आ रहा था कंसिस्टेंटली। सो इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इनके लिए कि नया कैपेक्स करे कंपनी, जो कि इन्होंने टाइमली किया।
अब इसमें पहले एक्सपेक्टेड था कि ये जो कैपेक्स है कंपनी का वो जनवरी में कमर्शियलाइज होगा, लेकिन Q3 में ही अक्टूबर 31 को ये जो इनका नया कैपेसिटी है वो कमर्शियलाइज हो गया, तो इससे कंपनी को हेल्प मिला Q4 के अंदर और बेटर नंबर्स रिपोर्ट करने के लिए। अभी आप एक और चीज इन्होंने किया है। जैसे CCL प्रोडक्ट्स का हमने देखा कि इन्होंने B2C के अंदर एंटर किया है, एक नया ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है। सेम आप देखोगे विंटेज कॉफी ने भी एक अपना छोटा सा आउटलेट ओपन किया है। अब क्योंकि ये कंपनी कॉन कॉल वगैरह करती नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड है कि इस पे क्लैरिटी नहीं है हमको कि मैनेजमेंट आगे क्या प्लान कर रहा है, इस ब्रांड को कैसे डेवलप करने को देख रहा है। बट मे बी मतलब पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि ये भी शायद आगे चल के B2C या कोई अपना पर्सनल ब्रांड वगैरह लॉन्च करेंगे आगे चल के। देन कंपनी की कैपेसिटी देखें अगर हम, तो इंस्टेंट कॉफी की 6500 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है, पैकेजिंग की 3000 की कैपेसिटी है, और इंस्टेंट चिकोरे की 1700 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो अभी हमने बात किया था, तो आप देखोगे हर एक क्वार्टर में काफी हाई पेस से कंपनी का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हुआ है, 52% से 60%, देन 85%, और लास्ट 2 क्वार्टर में तो पूरा 100% पे कंपनी ऑपरेट कर रही है। अभी मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि FY26 में हम एक और कैपेसिटी एडिशन को प्लान कर रहे हैं 4500 मैट्रिक टन का। करंट कैपेसिटी इनकी 6500 की है, कंपनी 4500 का और ऐड करने को देख रही है बाय द एंड ऑफ FY26। और Q1 के लिए जो क्लाइंट वगैरह से जो ऑर्डर था वो ऑलरेडी इन्होंने सिक्योर कर लिया हुआ है, प्लस इस एक्सपेंशन के लिए कंपनी के पास में 10 एकड़ का लैंड ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये सारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी के फेवर में। देन ये जो हमने नंबर अभी डिस्कस किया कि हर एक क्वार्टर में यूटिलाइजेशन कंपनी का इंक्रीज होता हुआ गया है। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल टाइप था विंटेज कॉफी का। इनके नंबर्स अगर हम देखें Q4 के, तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। मतलब सेल्स अगर आप देखोगे तो 148% पे ग्रो किया है। हालांकि इनका ग्रॉस मार्जिन कम हुआ है, लास्ट ईयर कंपनी का ग्रॉस मार्जिन अराउंड 33% था, इस क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 27% पे आ गया है, ग्रॉस मार्जिन में फॉल है। इबिटा मार्जिन भी अगर आप देखोगे कंपनी का, तो 1% का इंप्रूवमेंट दिखता है उसमें, लेकिन पैट में अच्छा ग्रोथ है। जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 4 टाइम इंक्रीज हो गया लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, 4 करोड़ का पैट 16 करोड़ हो गया। तो PNL के एंगल से देखें हम, तो नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो वो भी कंपनी की अच्छी है, मतलब डेट बहुत नेग्लिजिबल है कंपनी का, 0.3 0.4 के बीच में डेट टू इक्विटी है कंपनी का। एक जो कंसर्न है वो इनके कैश फ्लो को लेकर के, इस कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है। हालांकि ये इंप्रूव हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर कंपनी का कैश फ्लो -36 करोड़ था, इस बार कंपनी का कैश फ्लो -26 करोड़ है। तो इंप्रूव जरूर हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। बट इसमें छोटा सा कंसर्न ये है कि इनका रिसीवेबल बढ़ गया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रिसीवेबल अगर आप देखोगे इनके, तो 5 टाइम इंक्रीज हो गए, 10 करोड़ का रिसीवेबल 57 करोड़ हो गया। तो वही पॉइंट है कि कॉन कॉल करती नहीं है मैनेजमेंट, तो उस पर एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं मिलेगा कि किस वजह से कंपनी का रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है और आगे इसका क्या ट्रेंड रह सकता है। इसके अलावा एक और कंसर्न है इस कंपनी के साथ में, वो है इक्विटी डायल्यूशन का। अब हमने देखा है कि इन्होंने टाइम से पहले ही अपना कैपेसिटी जो है वो कमर्शियलाइज कर दिया, और टाइम टू टाइम कंपनी ने कैपेक्स किया है। और अगर आप इनका लास्ट 2-3 ईयर्स का डेटा देखोगे ग्रोथ का, तो बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ रहा है कंपनी का। मतलब FY23 में इन्होंने अराउंड 70% से ग्रो किया, लास्ट ईयर में 110-120% का ग्रोथ था। इस साल भी अगर आप देखोगे तो सेम 120-130% से कंपनी ने ग्रो किया है। तो पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली बहुत हाई पेस पे कंपनी ग्रो कर रही है। उसके लिए ऑफकोर्स आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। अब या तो आप डेट उठाओगे या आप इक्विटी रेज करोगे। तो इनका डेट जैसे हमने देखा बैलेंस शीट पे बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 0.3 0.4 का डेट टू इक्विटी है। बट कंपनी ने इक्विटी डायल्यूशन बहुत किया है। इनफैक्ट अगर आप 3 इयर्स के बेसिस पे कंपेयर करोगे, तो जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट आधी हो गई है, 72% के आसपास इनके प्रोमोटर की होल्डिंग थी। मतलब 3 साल पहले का अगर हम डेटा देखें, और अभी वो 37-38% के आसपास है। इनफैक्ट FY25 में तो ऑलमोस्ट हर एक क्वार्टर में कंपनी का इक्विटी डाइल्यूट हुआ है, Q1 में, Q3 में, Q4 में, देन अभी अप्रैल में भी। बिकॉज FII की होल्डिंग बड़ी है, DIS की होल्डिंग बड़ी है, तो कंसिस्टेंटली इन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू किए हैं, जिसकी वजह से प्रोमोटर की होल्डिंग कम हुई है। वो एक छोटा सा छोटा सा तो नहीं, लेकिन एक कंसर्न जरूर लगता है इस बिजनेस के साथ में कि कंसिस्टेंटली जो है वो इक्विटी डाइल्यूट होती जा रही है। अब इतने हाई पेस पे कंपनी ग्रो कर रही है, तो फंडिंग की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। कैश फ्लो वाला इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं लगा मुझे पर्सनली, बिकॉज माइक्रो कैप कंपनी है, तो अगर आपको इतने हाई पेस पे ग्रो करना है और वो भी B2B बिजनेस है, तो कैश फ्लो आपका मतलब नॉर्मल है कि नेगेटिव हो सकता है। लेकिन उसके साथ में अगर इक्विटी डायल्यूशन इतना कंसिस्टेंटली होता है किसी बिजनेस का, और उसके साथ में मैनेजमेंट की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, तो वो एक थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कंसर्न दिखता है। तो ये सारी चीजें हैं विंटेज कॉफी की।
पॉजिटिव चीज हमने डिस्कस कर ली कि ग्रोथ बहुत अच्छी है, ग्रोथ कंसिस्टेंट है, आरओई का नंबर भी इंप्रूव हुआ है कंपनी का, 9-10% से अब 17% हो चुका है। टाइमली कंपनी ने कैपेक्स कर दिया, कमर्शियलाइज भी हो गया वो। और लेकिन उसके साथ में नेगेटिव चीज क्या है कि एक तो कैश फ्लो नेगेटिव है, और दूसरा कंपनी कंसिस्टेंटली इक्विटी जो है वो डाइल्यूट करती जा रही है। सो ये पूरा पॉइंट है विंटेज कॉफी का। इनका अगर आप डील वाइज देखोगे तो आई मीन जिस तरीके की कंपनी ग्रो कर रही है, रीरेटिंग की अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी लगती है। 37-38 का इनका करंट का पी है, और मोर देन 100% पे कंपनी ग्रो कर रही है। इनफैक्ट अगर आप इनका ग्रोथ का विजिबिलिटी देखोगे तो वो भी काफी अच्छा लगता है, बिकॉज लास्ट ईयर इनका Q1 Q2 में अराउंड 50-60 करोड़ का रेवेन्यू आता था। अभी इनका रेवेन्यू का रन रेट 110-120 करोड़ के आसपास चल रहा है। तो नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स के लिए तो ये कंपनी बहुत आराम से 90-100% के पेस पे ग्रो कर सकती है, जो इनका करंट ग्रोथ रन रेट चल रहा है। लेकिन मैटर यही है कि क्या इक्विटी डाइल्यूशन और करेगी कंपनी, या उस पे उसका कैसा ट्रेंड रहेगा, उसको लेकर के थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। बाकी अगर ये ट्रेंड इनका कंटिन्यू रहा तो ऑफकोर्स री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी है। 37-35 का पी मल्टीपल है, और इतना हाई ग्रोथ है, तो री रेटिंग हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में इनका कैसा ट्रेंड है। ये जो रिस्क है उसको जरूर हमको कंसिडर करना है इनके साथ में, री रेटिंग अपॉर्चुनिटी के साथ में, कि उसको हम किस तरीके से लेते हैं। जनरली मेरा प्रेफरेंस ऐसे रहता है इस तरीके के बेट्स में कि छोटा सा एलोकेशन किया जाए, देन उसके बाद कि आने वाले क्वार्टर्स में कैसा एग्जीक्यूशन है कंपनी का, उस पर डिपेंड करेगा मेरा एलोकेशन बढ़ेगा या डिक्रीज होगा। सो ये पूरा डिस्कशन था इन दोनों कंपनीज के ऊपर। अभी इनके Q1 के रिजल्ट आएंगे बहुत जल्दी, उस पर भी डिस्कस करेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस आया। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।